So hello everyone and welcome back to my channel. Today's video is going to be very important for you because we all know कि हमारा result आ चुका है. We have complete question paper and we have the final answer की. ऐसे में जितने भी बच्चे अपने आने वाले attempt की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वाले पेपर की detailed analysis जरूर से करनी चाहिए and इसको किए बिना आपको किसी और चीज को नहीं पढ़ना चाहिए because this paper will tell you कि कौन से current trends पूछे जा रहे हैं, कौन से questions पे आपको ज्यादा time spend करना है, which topics are important and which topics are not. तो मैंने इस पूरे पेपर को डिवाइड किया है डिफरेंट सेक्शंस में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कल्चरल स्टडीज एंड कल्चरल स्टडीज से पूरे पेपर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड टू बी प्रिसाइज मैं अगर आपको बता दूं तो आपके कल्चरल स्टडी से पूछे गए हैं टोटल 9 क्वेश्चंस. मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से सेक्शन से कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से सेक्शन से एक क्वेश्चन आया है, कौन से 5, कौन से, आप पूरी चीजें यहाँ पे देख सकते हो. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर इज अ टॉपिक नोन एज डिफाइनिंग कल्चर एंड कल्चरल स्टडीज. यहां से एक क्वेश्चन आया है, रिचर्ड होगार्ट से एक क्वेश्चन आया है, रेमंड विलियम से 5 क्वेश्चंस आए हैं, एंटोनियो ग्राम्स्की से एक क्वेश्चन आया है एंड मैक्स हॉर्खहाइमर एंड अडोर्नो से एक क्वेश्चन आया है. बिफोर जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग. अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट है तो आप यहाँ पे क्लियरली अपने पूरे कल्चरल स्टडीज के सिलेबस को बहुत ही अच्छी एंड लीनियर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कल्चर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं. उसके बाद आप यहाँ पे एक एनालिटिकल बटन को अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुल के आएगी एंड उसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जितने भी राइटर्स यहाँ पे मेंशन है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेमंड विलियम से. अब ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता रखी थी एंड ये वाला जो पेपर है ये इस बात को प्रूव करता है बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि रेमंड विलियम से एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एनालिटिक्स जब आप देखते हो तो आपको पता लगता है कि मुझे कौन से राइटर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है एंड उससे मुझे पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा. काफी बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम स्ट्रैटेजी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए. भाई आपके लिए सब कुछ बना रखा है, आप एनालिटिक्स बस जाइए, क्लिक करिए एंड आपको विद इन 1 क्लिक सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब हम लोग इन 9 के 9 क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग से पूछे गए हैं. सो नंबर 1 क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है वो है, name the author or the writer who is not associated with the British cultural studies. आप जो नॉट वाले क्वेश्चंस हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान दिया करिए बिकॉज ये अक्सर बच्चे एग्जाम में मिस कर देते हैं. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा राइटर है जो ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज का पार्ट नहीं है. ये क्वेश्चन उसी बच्चे से बन पाएगा जिसको पता होगा कि कल्चरल स्टडीज का जो हमारा सेंटर है, जो 1964 में बर्मिंघम कंटेम्पररी सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज जो बना था, वो हमारे रिचर्ड होगार्ट की वजह से बना था एंड इनकी डायरेक्टरशिप के बाद आ जाते हैं आपके स्टुअर्ट हॉल और इनके बाद आते हैं आपके रेमंड विलियम्स. ये तीनों बेटा मिल के बन जाते हैं आपके कल्चरल स्टडीज के फाउंडिंग फिगर्स. इन 3 नामों को आपको रट लेना है. अगर आपने कभी भी कल्चरल स्टडीज को नहीं पढ़ा है तो लेट मी टेल यू कि ये जो क्वेश्चन है ये तरह तरह के तरीकों से आपसे बार बार पूछा गया है. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. तो अगर आप पीवाईक्यूज लगाते रहते हो एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को बहुत डीपली एनालाइज करते रहते हो तो ये क्वेश्चन वाज जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर यू. आई.ए. रिचर्ड्स को मैं आपको बता दूं कि ये लिटरेरी थ्योरी का बेटा आपके पार्ट बन जाते हैं एंड ये स्पेसिफिकली न्यू क्रिटिसिज्म की लिटरेरी थ्योरी से बिलोंग करते हैं. तो सीधा साफ हमारा आंसर हो जाता है कि आई.ए. रिचर्ड्स जो है कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल स्टडीज. आई होप ये क्लियर होगा आपको. चलेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे एंड जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है रिचर्ड होगार्ट से. मैंने आपको 3 नाम बताए, रिचर्ड होगार्ट, स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स. इन तीनों राइटर्स के बेटा आपको वर्क्स बहुत ही अच्छे तरीके से रट लेने हैं बिकॉज कल्चरल स्टडीज के 3 दिग्गज हैं ये एंड इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, ये कौन कौन से जर्नल्स एंड मैगजीन से जुड़े हुए हैं, कौन से मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और इन तीनों ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स, एवरीथिंग मैंने अपने कोर्स में कवर कर रखा है. अलग अलग पेजेस के थ्रू आपको प्रोवाइड किया हुआ है. कोई बच्चा ये वीडियो जो देख रहा हो जिसने ऑलरेडी मेरा कोर्स ले रखा हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये सारी चीजें आई हैव प्रोवाइडेड यू एंड आपने इन सबको कितनी अच्छी तरीके से ऑलरेडी कवर कर लिया है. कहीं से बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी है. तो रिचर्ड होगार्ट का ये क्वेश्चन है एंड आपसे उनके वर्क्स की पब्लिकेशन पूछी गई है. तो जितने इंपॉर्टेंट राइटर्स
राइटर्स होते हैं ना बेटा, उनकी ही वर्क्स की पब्लिकेशन आपसे पूछी जाती है। मैंने ये बात कई बार रिपीट कर रखी है कि मेजर राइटर्स के ही आपसे वर्क्स पूछे जाएंगे, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, माइनर राइटर्स के वर्क्स कभी नहीं आएंगे। तो आपका ये क्वेश्चन ये जज कर रहा है कि रिचर्ड होगार्ट इज एन इंपॉर्टेंट राइटर, इनके जो वर्क्स हैं उनकी जो कंप्लीट लिस्ट है विद क्रोनोलॉजी आपको करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन है आपका रेमंड विलियम्स से। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेमंड विलियम्स व्यूज ऑन कल्चर। क्योंकि रेमंड विलियम्स हमारे कल्चरल स्टडीज के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर मैं बोल सकती हूँ या कल्चरल थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने अपनी जो थ्योरीज प्रोवाइड की हैं वो बेसिकली कल्चर के ऊपर प्रोवाइड की हैं। बट हमारे पूरे कल्चरल स्टडीज का जो सिलेबस है उसमें दो राइटर्स हैं, इनको आप कहीं पे भी अपने नोट्स में लिख लो। एक है आपके रेमंड विलियम्स एंड दूसरे हैं आपके ईपी थॉम्सन, जिन्होंने इंग्लिश वर्किंग क्लास के बारे में बात की है। ये दो राइटर्स बेटा आपके कॉमन पीपल के बारे में बात करते हैं, मासेस के बारे में बात करते हैं एंड आपके कल्चर को एज अ ऑर्डिनरी थिंग देखते हैं, एज अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ देखते हैं। एंड इन्होंने अपने वर्क्स में बता रखा है कि किस तरीके से आपके बहुत सारे जो कल्चर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझा जाता है, उनको हाई कल्चर से रिलेट किया जाता है। ये बात आपके रेमंड विलियम्स और ईपी थॉम्सन ने बोली है एंड ये क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट होता है एंड अलग अलग लैंग्वेजेस के थ्रू आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि रेमंड विलियम्स एंड ईपी थॉम्सन कौन से वर्क्स में आपके मास्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो आप मेरे कोर्स को एक बार जरूर से जाके चेकआउट करिएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपने रेमंड विलियम्स को ऑलरेडी पढ़ रखा है बेटा तो आपको पता होगा कि रेमंड विलियम्स ने कहा था कि योर कल्चर इज ऑर्डिनरी, इट इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड वो किसी इलाइट या हाई कल्चर को बिलोंग नहीं करता है। देन कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ। हमारे जितने इलाइटेस्ट कल्चर हैं या फिर जितने भी डोमिनेंट क्लास ऑफ सोसाइटी हैं वो ये प्रिटेंड करते हैं कि उनका कोई नया ट्रेंड निकल जाए या उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो ही पूरी दुनिया में फॉलो की जाती हैं। लेकिन आपके रेमंड विलियम्स बताते हैं कि हर इंसान की जो डेली लाइफ की हैबिट्स होती हैं वही उसके कल्चर का पार्ट बन जाता है। देन आपके रेमंड विलियम्स बात करते हैं अपनी फेमस बुक कल्चर एंड सोसाइटी जो 1958 में बेटा पब्लिश हुई थी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है तीन टाइप के कल्चर, डोमिनेंट कल्चर, रेसिडुअल कल्चर एंड इमर्जेंट कल्चर। ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अगेन पूरा कवर कर रखा है एंड यू नेवर नो कभी भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके रेमंड विलियम्स से क्या ट्रू नहीं बैठता है वो है ये वाला ऑप्शन जो कहने की कोशिश कर रहा है द मासेस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। जैसा कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी समझाया कि रेमंड विलियम्स और ईपी थॉम्सन के अकॉर्डिंग आपके जो नॉर्मल मासेस हैं, नॉर्मल मासेस मतलब हम और आप, हम सब मिलके सारे सिटीजन्स, इनकी जो डेली हैबिट्स हैं वो आपके कल्चर का पार्ट बन जाती हैं एंड ये इन्होंने नॉट करके दिया है, इसीलिए आपका आंसर क्या बन गया, नॉट ट्रू बन गया। ठीक है, आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड ये क्वेश्चन भी बेटा आपके रेमंड विलियम्स के एक सेक्शन को बिलोंग करता है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको और भी नाम दिख जाएंगे, ये आपका लिटरेरी थ्योरी से आया हुआ है, न्यू क्रिटिसिज्म से, मिकाइल बख्तिन, मिशेल फुको, ये सब आपकी लिटरेरी थ्योरी का पार्ट है, लेकिन रेमंड विलियम्स कल्चरल स्टडीज का पार्ट है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो को पब्लिश किया था और मैंने बताया था कि आपका कल्चरल स्टडीज और आपका लिटरेरी थ्योरी ये दोनों साथ में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपने पहला क्वेश्चन भी देखा एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। रेमंड विलियम्स का एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनका रेमंड विलियम्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी अपने कोर्सेज में बात कर रखी है। आप सभी को भी पता होगा कि रेमंड विलियम्स स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने वर्क कल्चर एंड सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। देन इन्होंने तीन टाइप्स के कल्चर बता रखे हैं, इनका एक वर्क है द लॉन्ग हिस्ट्री, देन इनके और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जो मैंने सारे कवर किए हैं, तो आप जरूर से एक बार उनको जाके चेकआउट करें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कल्चरल इंपीरियलिज्म। आप सभी बच्चे जब कल्चरल स्टडीज को पढ़ेंगे तो आप बार बार ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो डोमिनेंट सोसाइटी है ना बेटा, अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना के आपके नॉर्मल पीपल के ऊपर हावी हो जाती हैं एंड मीडिया क्या यूज करके उनको प्रभावित करती हैं कि वो उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। इससे क्या होती है, कल्चरल रूलिंग होती है, कल्चरल इंपीरियलिज्म होती है एंड कल्चरल मटेरियलिज्म जन्म लेता है, जहां पे एक सोसाइटी के अंदर एक इंसान अपने आप को क्या क्या मटेरियल कंज्यूम कर रहा है उससे आइडेंटिफाई करने लगा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, आपको दिख जाएगा इन द वर्क्स ऑफ जोनाथन डॉलेमोर
एलन सिनफील्ड एंड रेमंड विलियम्स। मैंने अपने नोट्स में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है अपने नोट्स में कि रेमंड विलियम्स वाज द वन जिन्होंने कल्चरल मटीरियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म एज अ टर्म कॉइन किया था, लेकिन आगे जाके पॉपुलराइज किया है आपका ये टर्म जोनाथन डोलीमोर एंड एलन सिनफील्ड ने। स्टैनली फिश जो पर्सन है वो बिल्कुल भी यहां से रिलेटेड नहीं है। स्टैनली फिश में आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दो, अगेन लिटरेरी थ्योरी का पार्ट है, इनको हम लोग पढ़ेंगे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर। तो स्टैनली फिश का कल्चरल इंपीरियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा एंड टॉपिक्स पता चल रहे होंगे कि किस टाइप से आपके कल्चरल स्टडीज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर इनको देख के आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, आपने पढ़ रखा है, तो वेल एंड गुड। अगर इनको देख के आपकी हालत खराब हो गई है तो टेंशन मत लेना, मेरे कोर्स को जाके चेकआउट करना। मैंने एक एक चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली एंड डिटेल तरीके से कवर कर रखा है। वंस यू चेकआउट दैट कोर्स एंड अगर आप उस कोर्स को ऑलरेडी ले चुके हो तो आप अफर्मेशन नीचे आके दे सकते हैं कि क्या आपके सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं उस कोर्स से या नहीं। ठीक है, देन अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्क्स वर पब्लिश्ड। नाउ ये जो क्वेश्चन था ना बेटा आपका यूजीसी नेट ने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि सही आंसर उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था। कल्चर इन सोसाइटी जो मैंने पहले बताया आपके रेमंड विलियम्स का सेमाइनल वर्क है। जैसे हम लोग लिरिकल बैले को कहते हैं ना कि हमारे वर्ड्सवर्थ का सेमाइनल वर्क है, मैग्नम ओपस है, वैसे आपके रेमंड विलियम्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है कल्चर इन सोसाइटी, जिसका जो पब्लिश हुआ था बेटा आपका 1958 में। देन हम लोग को और भी वर्क्स देखने को मिलते हैं कल्चर इन एनार्की, हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड का, देन टी.एस. इलियट के वर्क्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है भाई, क्वेश्चन तो ड्रॉप हो गया लेकिन हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई रेमंड विलियम्स से देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन अगेन आपका रेमंड विलियम्स से ही आया हुआ है। पहचानने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी लेकिन मैं आपको बताती हूं कैसे। Assertion. Culture is one of the 2 or 3 most complicated words in English language. कहा गया है assertion में कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये जो वर्ड है ना कल्चर, ये 3-4 शब्दों में सबसे ज्यादा कठिन शब्द माना जाता है। भाई ये आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वो कौन से 3-4 शब्द हैं, तो आपके कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके रेमंड विलियम्स ने बताए हैं जिनके मायने कुछ 50 साल 20 साल पहले कुछ और थे एंड आज की डेट में उसका मीनिंग बदल चुका है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं चमचा, तो पहले के टाइम पे हम लोग चमचा या चम्मच बोलते थे कि एक स्पून को, लेकिन आज की डेट में आप किसी को बोलते हो कि अरे वो तो बॉस का चमचा है, वो तो टीचर का चमचा है, तो आप समझ जाएंगे कि चमचा का मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो किसी को फ्लैटर कर रहा है या उसको बहुत जी हजूरी उसकी कर रहा है। एक ही शब्द है, उस शब्द के 20 साल पहले आपके हो सकता है कि चमचा को इस कॉन्टेक्स्ट में ना यूज किया जाता हो, लेकिन आज हम लोग चमचा शब्द को किसी को फ्लैटरर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आपके रेमंड विलियम्स ने अपने 2 वर्क्स, एक कल्चर इन सोसाइटी एंड एक इनका वर्क है द लॉन्ग हिस्ट्री के अंदर कई सारे वर्क्स को कॉइन किया है। इनका एक और तीसरा वर्क है कीवर्ड्स, जिसके अंदर इन्होंने 100 से ज्यादा शब्दों को कॉइन करके बताया है आपको कि ओवर द टाइम इन शब्दों के मीनिंग बदल गए हैं। रीजन अब हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ सेवरल different though related meanings have emerged at particular moments throughout its long history. इनका एक वर्क ही है जिसका नाम है लॉन्ग हिस्ट्री, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि आज से 20-25 साल पहले जब 20-25 साल पहले नहीं, इन्होंने एक पूरे टाइम पीरियड को एनालाइज करते हुए बताया है कि तब कुछ चीजों के मायने कुछ और थे एंड आज की डेट में कुछ और हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो उस वर्क को जरूर से जाके पढ़े। मैंने आपको नाम बता दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आप कोर्स लेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। मैं जो आपको इंपॉर्टेंट नेम्स बता रही हूँ उनको भी आप जाके सर्च करके खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बोथ A and R are true and R is the correct explanation. कल्चर एक ऐसा वर्ड था, बहुत सारे और वर्ड्स इन्होंने कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाए हैं। उसके साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि इन सबके मायने एंड मीनिंग आज की डेट में बदल गए हैं। ठीक है, चलेंगे और हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एंटोनियो ग्राम्स्की से। नाउ आप सभी बच्चे कंफ्यूज मत होना कि मैम एंटोनियो ग्राम्स्की तो आपके मार्क्सिस्ट हैं एंड इसको तो हम लोग लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं। इनके कई सारे जो वर्क्स हैं ना बेटा वो कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड है एंड ये बातें आपको कोई टीचर जल्दी बताएगा नहीं या फिर इन राइटर्स को 2 अलग अलग तरीकों से नहीं पढ़ाएगा। आप जैसे वर्ड्सवर्थ को ब्रिटिश लिटरेचर में भी पढ़ते हो एंड देन आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी पढ़ते हो, क्योंकि क्रिटिकल वर्क
वर्क उनका अलग है, एंड ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर उनके बाकी पोएम्स को आप पढ़ते हो। सेम उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं बेटा आपके कोर्स के अंदर जो आपकी लिटरेरी थ्योरी का भी पार्ट है एंड कल्चरल स्टडीज का भी पार्ट है। मैंने वो सारे कवर कर रखे हैं सेपरेटली, तो आप उनको जाके चेकआउट करिए। एंटोनियो ग्राम्स्की वो पर्सन था जो आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल को बिलोंग करते थे, एंड ये जो थे ना बेनिटो मुसोलिनी के बहुत लंबे चौड़े क्रिटिक थे उस टाइम पे। हिटलर एंड मुसोलिनी बहुत मतलब बोल सकते हैं कि शासक थे, उस समय रूल कर रहे थे, एंड ये लोगों में सच फैला रहे थे कि कैसे आपकी डोमिनेंट सोसाइटी जो लोग होते हैं, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो कैसे अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करा के आप ही को उल्लू बनाते हैं। तो भाई आप अगर एक करंट गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो आपके साथ अच्छा तो होगा नहीं। तो इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था, जेल में फेंक दिया गया था, जिसके अंदर इन्होंने लिखी प्रिजन नोटबुक्स। नाउ यू हैव टू प्लीज कीप दिस इन माइंड कि एंटोनियो ग्राम्स्की को बेटा अगर आप पढ़ रहे हो तो उनके प्रिजन नोटबुक्स, एक है प्री प्रिजन नोटबुक्स एंड एक है इनके प्रिजन नोटबुक्स। इनको जब जेल में फेंक दिया गया उसके अंदर भी ये जाके आपके पॉलिटिकल वर्क, कल्चरल वर्क, इंटेलेक्चुअल वर्क्स को लिखते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जो प्रिजन नोटबुक है वो किस चीज के बारे में बात करता है। वो बात करता है आपकी फिलॉसफी के बारे में, कल्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में एंड द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल। नाउ आपके एंटोनियो ग्राम्स्की के कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉइन कर रखे हैं, मैंने वो सारे कोर्स में कवर किए हैं, आप जरूर से एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देन हमारे सामने आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने ये यूट्यूब पे भी फ्री में ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस इज आर नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर इंडस्ट्री। एक टर्म है कल्चर इंडस्ट्री जो फेमस है, किन दोनों ने कॉइन किया है, आपके मैक्स हॉर्खहाइमर एंड थियोडोर अडोर्नो। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी, कोलैबोरेटिव बुक थी, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसके अंदर इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है, जिसके थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारी डोमिनेंट सोसाइटी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, फिर मीडिया के थ्रू उसको प्रोपोगेट करा रही है, आपको ऐसा फील करा रही है कि अगर आपने इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया तो भाई आप तो जिंदगी में पीछे रह गए हो और आपकी जिंदगी में कुछ चीज मिसिंग चल रही है। जैसे कोई भी ब्रांड के बारे में आप लोग बात करें, मेरी फुल वीडियो है इस पे, बहुत ही मजेदार वीडियो है, आपको जरूर जाके देखनी चाहिए। मजे के साथ साथ आपको ये कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कभी भी उसको भूलोगे नहीं और ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चन चुटकियों में बना लोगे। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को देखेंगे कि कल्चर इंडस्ट्री जो बेटा टर्म है ना, वो यूज किया था आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले बंदों ने, क्योंकि वो दोनों फ्रैंकफर्ट स्कूल को बिलोंग करते थे। तो आपके कल्चर इंडस्ट्री के थ्रू ये लोग बताने की कोशिश करते हैं कि आजकल की जो मीडिया है वो हमारी यूथ को किस तरीके से बिगाड़ती है अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करा के। जो डोमिनेंट कैपिटलिस्ट क्लास है वो अपनी वैल्यूज, अपनी बिलीव्स, अपने फैशन ट्रेंड्स, भाई ऐसा क्यों होता है कि आलिया भट्ट ने एक तरीके से अगर ब्लश लगाया तो हर लड़की वैसे ही ब्लश लगा रही है, अगर आपके रणवीर सिंह ने किसी टाइप के एब्स बना लिए हैं तो सारे लड़के उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं। इसको कहते हैं आपका डोमिनेंट कल्चर। ऐसी चीजों को प्रमोट करना मास मीडिया के थ्रू जो आपकी नॉर्मल सोसाइटी कंज्यूम कर ले जाती है एंड उसको कंज्यूम करते टाइम पे अपनी तार्किक बुद्धि, अपनी लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को खो बैठती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना बेटा आपके, ये बिल्कुल सही बैठते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कल्चर इंडस्ट्री। जो सही नहीं बैठते हैं वो है ये, द ऑथेंटिक कल्चरल अराइजिंग फ्रॉम द वर्किंग क्लास इज प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। यहाँ पे जो ऑथेंटिक कल्चर है हमारा और आपका, क्या वो प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड है? क्या हम लोग आज अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं या सभी यूथ, हमारी सभी दुनिया पागल हो चुकी है वेस्टर्न कल्चर को इम्बाइब करने में, या फिर जो डोमिनेंट कल्चर वाले फॉलो कर रहे हैं हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है। देन द मास कल्चर दस प्रोड्यूस्ड इंड्यूसेस एक्टिविज्म एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द यूथ। भाई कल्चर इंडस्ट्री इतना अच्छा है कि वो आपके जो यूथ है उनके दिमाग में क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक बुद्धि को जन्म देता है कि भैया अगर मेरे पास 20,000 का फोन है तो मुझे 1.5 लाख के फोन की कोई जरूरत नहीं है, फिर चाहे उसमें एक ही फीचर क्यों ना अपडेट हो गया हो। ऐसा तो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। आपके पास 1.5 लाख का फोन है, अगले टाइम पे कोई नया फोन अपडेट हो जाएगा, वो 2 लाख का होगा, आप जाके खरीद लोगे। तो कल्चर इंडस्ट्री के थ्रू बताने की कोशिश की है कि हमारी यूथ की जो डोमिनेंट कल्चर प्रोडक्ट्स की जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपका जो रियल ऑथेंटिक कल्चर है वो तो सबसे पहले मर चुका है, उसकी वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं। अब ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी खत्म हो गई है। ठीक है,
तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आपको ये सब जान के बहुत अच्छा लगा होगा कि भाई आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट, मेरा कल्चरल स्टडीज प्रिपेयर है। पर अगर नहीं प्रिपेयर है और आपको लगता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है एंड आप बिल्कुल शॉक्ड हो गए हो ये जान के कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप मेरे कोर्स को प्लीज एंड जरूर से जाके चेकआउट करिए, क्योंकि मैंने उस कोर्स को इतने टू द पॉइंट तरीके से बनाया हुआ है कि डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हर लेक्चर के बाद आपको मैंने उस टॉपिक से आए हुए सारे क्वेश्चंस उसी वीडियो में करा रखे हैं, ताकि एक वीडियो को कंज्यूम करने के बाद आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिले कि आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको यह भी पता है कि वो जो टॉपिक है वो कितनी बार पूछा गया है एंड कब कब पूछा गया है, एंड उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सिग्रीगेटेड बेटा क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये जो यूनिक फीचर है ये आपको कहीं पे भी और नहीं मिलेगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लोग बहुत सारी आपको पीडीएफ बांट देंगे, लेकिन आपको अगर अपने सिलेबस को सेक्शन वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में प्रिपेयर करना है और इस जून वाले अटेम्प्ट को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेना है या फिर उसको क्रैक करके छोड़ना है, तो आप इस कोर्स को जरूर से ट्राई करें। इस टाइम पे इस पे ऑफर चल रहा है 15% का। आप अगर कोड यूज करेंगे अगेन, क्योंकि आप सभी बच्चे एक बार फिर एक अटेम्प्ट देना चाहते हो एंड आखिरी बार तैयारी करना चाहते हो इस एग्जाम की, क्योंकि अब तो आपका क्लियर हो जाने वाला है, तो एक बार इस कोर्स को भी जरूर से आप चेकआउट करिए। ये आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके अलावा आपको जुड़े रहना है मेरे हर प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब, टेलीग्राम एंड माय ऐप, जिसके अंदर आपको मेरी पेड कोर्सेस मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को क्या कहते हैं आप ज्वाइन करना मत भूलें, क्योंकि वहां पे आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाते हैं एंड आपके बहुत सारे फ्री लिंक्स मिल जाते हैं, फ्री पीवाईक्यूज आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। इफ यू आर समवन हु कैन नॉट अफोर्ड अ कोर्स ऑन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, तो आप फ्री पीवाईक्यूज को तो अवेल कर ही सकते हैं। वो हमारे ग्रुप में बच्चों को फ्री ऑलरेडी एक दिन में 2 बार बिना कोई ब्रेक लगाए आपको हमेशा मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, वहां पे आके मुझसे चैट कर सकते हैं। किसी गाइडेंस की नीड हो तो प्लीज बेटा फील फ्री कि आप आके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड इसी तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर के डिफरेंट सेक्शंस को बांट के उनको डीपली एनालाइज करेंगे। भाई आंसर देख के आगे बढ़ जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको डीपली एनालाइज करना कि कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, लोकेट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाला जो आपका एग्जाम है ना वो आपका इतना अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ कि भाई मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वही पूछा जा रहा है, आप कोई पुराना एंड ओल्ड कंटेंट नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से भी भाई शेयर किया करो एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।